नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सभी जानेंगे जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान एग्जाम का बूस्टर डोज सीरीज चल रहा था, जिसमें विश्व का भूगोल हम लोग कर रहे थे। विश्व का भूगोल में आज का एक नया चैप्टर होगा जलमंडल, यानी कि 7वां नंबर। इससे पहले 6 चैप्टर महाद्वीप तक ख़त्म हो गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो को सीक्वेंस से देख लेंगे। और आइए अब चलते सीधे जलमंडल की ओर। आइएगा 7वां नंबर चैप्टर, हाँ जलमंडल पे आएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल, और उसके बाद आज का जो क्लास है जलमंडल। उससे पहले कल वाली में हम लोग बात कर लेते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़े थे ना, कल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़े थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बताएंगे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस चट्टान से बना हुआ है? मूंगे की चट्टान मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। ये बताएंगे कि विक्टोरिया मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कुक जल संधि जो है किसको किससे अलग करता है? हाँ, न्यूजीलैंड को ही दोनों तरफ अलग करता है। और एक ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सा जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, टॉरेस जल संधि। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरेस जल संधि है। माओरी नाम का एक निवासी है, वो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। हाँ, माउंट कुक पर पाया जाता है। हाँ, चलिए आगे। और एक और बता दीजिए कि जो भेड़ पालता ऑस्ट्रेलिया में लोग, उसके भेड़ पालक मजदूर को क्या कहा जाता है? जेकारू कहते हैं। हाँ, चलिए जेकारू कहते हैं। तो ये हम लोग कल ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिए थे, और इस प्रकार कल के क्लास में हम लोग 2-3 दिन में लगभग पूरा महाद्वीप पढ़ गए हैं ना। तो टाइम निकाल करके महाद्वीप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। बाकी इतना पढ़ लिए हैं कि लगभग अब क्वेश्चन देगा महाद्वीप से, तभी ताज़ा ताज़ा है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। और साथ ही साथ कब 5 तारीख नहीं 6 तारीख को थोड़ा सा प्लान चेंज करेंगे, ठीक है, क्लास वगैरह में। तो इसलिए 6 तारीख तक सब अपना अपना विचार सोच करके मन में रखे रहिएगा। उसके बाद उस दिन आधा घंटा एक अलग से क्लास रखेंगे, क्लास नहीं मतलब बातचीत करेंगे, उसमें सब अपना अपना विचार सुझाव दे दीजिएगा। उसी अनुसार आगे के 10 दिन कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। सर लोग तैयार हैं इसके लिए? यस सर। चलिए, तो आइए अब आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। निकाल लेंगे जलमंडल, 7वां नंबर चैप्टर है। 6 चैप्टर विश्व का भूगोल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी तो हम लोग ऑलरेडी पहले ख़त्म कर चुके हैं। तो देखिएगा जलमंडल कहता क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, यानी कि किसी भी क्षेत्र का जो किसी भी होता है, कोई भी चीज़ हो उसमें एक 4 भाग होता है, उसको हम बांटते हैं। तो उसी में कहता है कि 3 भाग जो है वो लगभग किससे, तो जल से घिरा हुआ है, यानी कि लगभग 71% हिस्सा जो है पृथ्वी पर वो जलमंडल का है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 80.9% महासागरों से ढका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% हम कह सकते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% जो हिस्सा है वो क्या है, महासागर का, उसमें पानी मौजूद है। कभी कभी प्रश्न हमसे यह भी पूछता है कि किस गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी है ना, या फिर पूछ लेता है कौन सा गोलार्ध स्थलीय है, सर्वाधिक स्थलीय है। तो स्थलीय बोलेगा तो उत्तरी गोलार्ध, और जलीय बोलेगा तो दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल जो है महासागर में, यानी कि लगभग 97.5% जो जल है वो महासागरों में है, जो कि खारा पानी है, यानी कि पीने लायक नहीं है। जल राशि का मात्र 2.5 से 3% जो होता है वह स्वच्छ जल, यानी कि मीठा जल है, जिसे हम उपयोग करते हैं। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागर एवं अन्य स्थानों से बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में
चला जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी जल आता है उसका 59% भाग महासागर में या फिर बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। कहता है कि शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी के रूप में बदल जाता है। जो बच गया यानी लगभग 40 से 41% बचता है वो हमारे धरती के नीचे चला जाता है भूमि में, या फिर बर्फ बन करके हमारे ऊपर मौजूद रहता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, एक तापमान और लवणता। ये दोनों याद रखिएगा कि महासागरीय जल में दो गुण होता है। कौन कौन? एक तापमान और दूसरा लवणता। जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल का वो सबसे बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, वैसी सीमा को हम क्या कहते हैं? जलमंडल के अनुरूप महासागर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? महासागर के नाम से हम जानते हैं। क्या आप लोग को पता है या ध्यान में है? हम लोग ये जलमंडल पढ़ रहे हैं, ये जलमंडल किसके अंतर्गत था जरा बताएंगे कोई? कौन से चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा ऐसा हम लोगों को आगे चल के पढ़ना है? किनके नज़रिया में ये है अभी? साइंस में पढ़े थे ना सर, वो नहीं piano वाला में, नहीं earthquake वाला में। नहीं, जब हम लोग इसी का चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे पृथ्वी का आंतरिक संरचना, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा था कि पृथ्वी के बाहरी संरचना भी होती है, यानी कि बाह्य सतह होता है, और उसी बाह्य सतह के अंतर्गत हम लोगों ने पृथ्वी के बाहरी सतह को 4 भागों में बांटा था। याद है? कुछ याद आ रहा है पीछे? हाँ सर, वो 4 भाग कौन कौन सा था जरा बताइए कोई? ये वायुमंडल। हाँ, सबसे पहला था स्थल मंडल, उसके बाद जल मंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद जैव मंडल, है ना। इस तरह से हमारे पास पृथ्वी का बाहरी सतह जो था 4 भाग में बटा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। उसी के अंतर्गत जब हम लोगों ने 5वां चैप्टर जो इसका पढ़ा था वो था स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोगों ने पर्वत, पठार, ज्वालामुखी और कुछ चट्टान के बारे में पढ़ा था, भूकंप के बारे में पढ़ा था। उसी भूकंप और चट्टान के तहत हम लोगों ने पढ़ा था जब घास के मैदान और ये सभी पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत हमने महाद्वीप पढ़ा था, क्योंकि वो स्थल मंडल का भाग है। महाद्वीप किसका भाग है? स्थल मंडल का भाग है। उसके बाद जो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पृथ्वी के 4 बाहरी सतहों में से दूसरा सतह की चर्चा कर रहे हैं जो है जलमंडल। ठीक है, यानी कि हम लोग पृथ्वी के बाहरी सतह के बारे में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? आइए, हाँ, तो अब हम लोग याद रखेंगे कि ये जो जलमंडल है पृथ्वी के बाहरी भाग है, यानी कि बाहरी सतह है, जो टोटल 4 भागों में बटा होता है। एक भाग स्थल मंडल हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं जलमंडल। अब बात कर रहे थे कि महासागरीय जल में जो है जलमंडल के अंतर्गत जो सबसे बड़ा भाग होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है वो क्या है? महासागर होता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को भी 4 महानगरों में विभाजित किया। पृथ्वी का जो महासागर है उस महासागर को 4 महानगर में बांटा है, और वो 4 कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। यानी कि हमारे पास 4 गो महासागर है जबकि 7 गो महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और तब ऑस्ट्रेलिया, ये 7 हमारा क्या था? महाद्वीप था। महाद्वीप जिसके अंतर्गत हम उसे महादेश के नाम से भी जानते हैं। जबकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो जलमंडल है, और जलमंडल के अंतर्गत जो हमारे जियोग्राफिकल जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो महासागरीय भाग है उसे हम 4 भागों में बांटेंगे, और वो 4 भाग कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ध्यान देने वाली बात हमारा ये है कि कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक। क्लियर? अंटार्कटिक या अंटार्कटिका के नाम से जो हम जानते हैं वो हमारा एक महाद्वीप या महादेश होता है, जबकि अटलांटिक और आर्कटिक 2 हमारा महासागर है।
महासागर यानी कि जो पानी से घिरा हो और जो पानियों का अंबार हो, यानी कि पानी की कोई निश्चित सीमा न हो, उसे हम महासागर के रूप में जानते हैं। और इसके अंतर्गत अटलांटिक और आर्कटिक आता है, जबकि अंटार्कटिक 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 जो है वो एक महादेश या महाद्वीप है। तो ये पॉइंट तीनों का डिफरेंस याद रखेंगे। आइए, अब क्या कहा कि सबसे बड़ा महासागर जो है वो आप सबको पता है कि प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कहता है कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर औसत है, यानी कि एवरेज है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। वही कहता है कि महासागरों की औसत गहराई जो है 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई जो है 840 मीटर, यानी कि यह भी थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च तामितीय वक्र यानी कि हाइपोसोग्राफिक या मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा कि स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई हम किससे मापते हैं, तो उच्चतामितीय वक्र के रूप में मापते हैं, मेट्रिक कर्व के रूप में मापते हैं। चैप्टर नंबर 7 जलमंडल, पेज नंबर 87। आगे समुद्र की बात करें अब, यानी कि महासागर के ही अंतर्गत यानी कि जलमंडल का ही कुछ कुछ छोटा भाग होता है उसमें, जैसे कि एक तो महासागर हो गया, उसके बाद कुछ समुद्र है, खाड़ी होता है, नदी होता है, ये सभी को हम रखेंगे। तो सबसे पहला कहता है समुद्र। समुद्र क्या है, तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, उसे ही हम समुद्र कहेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? समुद्र किसको कहेंगे? समुद्र हम उसको कहते हैं जहाँ पर जल का बहुत बड़ा भाग तो हो, जल का बहुत बड़ा भाग हो, मगर उसमें कहीं न कहीं से एक छोर से कोई ना कोई एक महासागर मिलना जरूरी है। क्या मिलना जरूरी है? महासागर का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि समुद्र तभी कहलाएगा कोई भी जलीय स्थल जब वह तीन ओर से जल और एक ओर से महासागर से जुड़ा हो। और वो महासागर कौन सा हो, चाहे वो प्रशांत हो, चाहे अटलांटिक हो, चाहे आर्कटिक हो, चाहे हिंद हो। दूसरा कहता है खाड़ी। खाड़ी यानी कि गल्फ। गल्फ समझिएगा, जैसे कि हमारे भारत के दो तरफ में पानी है, तीनों तरफ पानी है, उस तीनों तरफ में एक तरफ को हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, जबकि दूसरे तरफ को अरब की सागर कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं उसको समझिए। खाड़ी यानी कि गल्फ क्या होता है, तो कहता है कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी किसको कहेंगे? जब समुद्र जो है वो स्थलीय भाग में आ जाए, यानी कि स्थल पे आ जाए, और वहाँ पर आ जाने के बाद जो जलीय क्षेत्र बना देता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं खाड़ी कहते हैं। बात समझ में आ गया? उसी तरह से एक है वे यानी कि ये क्या कहता है कि इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है, दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। हमारे यहाँ जो है वो बे ऑफ बंगाल है, यानी कि BAY वाला है, ना कि गल्फ वाला है। ठीक है, हमारे यहाँ का जो बंगाल की खाड़ी है वो बे ऑफ बंगाल है। क्यों? क्योंकि देखिए दो किनारा स्थल से आप बंगाल की खाड़ी को जरा ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि एक तरफ म्यांमार, बांग्लादेश, भारत ये सभी मिल करके है ना। उसके बाद क्या बोला कि एक तरफ टापुओं का समूह हो। आप जरा अगर बंगाल की खाड़ी को देखिए तो आपको नीचे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे छोटे छोटे ये अपना क्या बोलते हैं इंडोनेशिया वगैरह छोटा छोटा कंट्री दिखता है, लाओस वगैरह, थाईलैंड वगैरह। ठीक है, तो छोटे छोटे टापुओं का समूह हो गया। और दूसरी तरफ का मुहाना जो है समुद्र से मिला हो, दूसरी तरफ का मुहाना हमारा किससे है? हिंद महासागर से मिला हुआ है। इस कारण से बंगाल की खाड़ी जो है वो गल्फ ऑफ बंगाल नहीं, बे ऑफ बंगाल है। डिफरेंस याद रहेगा? यस और नो? यस और नो? हाँ, बंगाल की खाड़ी और एक खाड़ी, खाड़ी में अंतर है। और वे मतलब भी खाड़ी होता है, BAY मतलब भी खाड़ी, गल्फ मतलब भी खाड़ी। गल्फ का मतलब वो होता है जहाँ पर समुद्र, पहले समुद्र समझिए। समुद्र हम किसको कहे? जलमंडल का बहुत बड़ा भाग हो, मगर उसका एक भाग जो हो किसी न किसी महासागर से मिला हो, वो समुद्र कहलाता है।
उसी के अनुरूप एक खाड़ी होता है गल्फ। गल्फ हम उसको कहते हैं जहाँ पर समुद्र जो है ना, समुद्र का जो पानी है वो स्थल भाग में प्रवेश कर जाए, यानी कि जो मुख्य रूप से जो पानी का जगह है उससे उठ करके वो स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाए, और स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने के बाद जो क्षेत्र बनता है वो खाड़ी कहलाता है, गल्फ कहलाता है। जबकि एक वे होता है BAY, जिसको हिंदी में भी हम खाड़ी ही कहते हैं। वे क्या होता है कि दो किनारा स्थल हो। अगर आप बंगाल की खाड़ी को ही हम एग्जाम्पल में ले लें तो बंगाल की खाड़ी को आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ आपको भारत दिख रहा होगा, उसके ऊपर में हमारा बांग्लादेश दिखता है, नीचे में हमारा म्यांमार दिखता है, थाईलैंड दिखता है, और भी छोटे छोटे बहुत से कंट्री दिखते हैं। तो हो गया, दो किनारा तो स्थल से घिरा हुआ दिख रहा है, कम से कम दो किनारा स्थल से। उसके बाद क्या कहता है कि एक तरफ टापुओं का समूह हो। टापू उसको कहते हैं जो स्थलीय जलीय भाग में छोटे छोटे निवास स्थान हो या स्थल स्थान हो। तो जैसे कि जावा है, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया का भाग है, फिर हमारा इधर क्या बोलते हैं मलेशिया, ये सभी का भाग है। वो सभी क्या है, एक टापू कंट्री है, उसके पास तीनों ओर से पानी ही पानी रहता है, ठीक है। एक आध तरफ से आने जाने के लिए नॉर्मल रास्ता होता है, स्थल का भाग होता है ना। और एक मुहाना क्या हो, समुद्र से घिरा हो। जरा आप गौर से देखिए, हमारा जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है नीचे वाला, एक तरफ अरब सागर मिलता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी मिलता है, और नीचे में जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है वहाँ पर हमारा क्या मिलता है, हिंद महासागर मिलता है ना। तो जब ये तीन तरह से ऐसा घिरा हो जाए, दो तरफ से स्थल, एक तरफ से टापू, एक तरफ से समुद्र, तब वो कहलाता है वे, और वही है हमारा बंगाल की खाड़ी। अब आगे आइए, कहता है कि सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही बेहतरीन है, इसको याद रखेंगे। महासागर का जो जलीय टेम्परेचर होता है 5 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। फिर कहता है कि महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, मतलब लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागर का जो जल होता है उसकी सतह का औसत टेम्परेचर, मतलब जो महासागर की जो जल होती है ना उसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग या तो 0 मान लीजिए या फिर 1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। अब नीचे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए बॉक्स में कुछ दे रखा है, विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें से कौन कौन सा कह रहा है, तो सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। हम लोग जब उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने इसका चर्चा किया था, है ना। तो कनाडा सबसे बड़ा है। इसके किलोमीटर डिस्टेंस से याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस से कभी ऐसा पूछा नहीं जाता। तो टॉप 10 में सबसे बड़ा कनाडा, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया जो कि एशिया का भाग है, इंडोनेशिया, फिर रूस, फिर फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उसके बाद क्या है, अमेरिका के बाद अंटार्कटिका के बाद न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के बाद चीन। ये 10-11 कंट्री ऐसे हैं जो कि विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देशों में आता है। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और चीन। ऊपर के 5 सारे लोग एक और बोलिएगा, हम बोलेंगे उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। टॉप 5, पहला बोलेंगे कनाडा, कनाडा सर, दूसरा नॉर्वे, नॉर्वे सर, इंडोनेशिया, एशिया, रूस, फिलीपींस। फिलीपींस, हाँ, फिर से एक बार, कनाडा, कनाडा सर, नॉर्वे, नॉर्वे सर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, रूस, रूस, फिलीपींस। फिलीपींस, अब सब एक और आंख बंद करके अपने से बोलिएगा, अपने अपने मन में। हम जैसे बोलेंगे वैसे आप लोग अपना मन में बोलिएगा, अपने अपने मन में बोल लीजिए। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, बोल लीजिए अपने से। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस। हाँ बोलिए सब, मन के संतुष्टि मिल गया। हाँ, ये 5 को याद रखिएगा। टॉप 5 कम से कम याद रखेंगे हम लोग, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, है ना। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, उसके बाद आखिरी में 11 नंबर पे चीन।
एक बार 10 हम बोलते हैं, एक दो बार आप लोग मने मने मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा, ठीक है। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, 5 को हमारा याद हो गया। कनाडा, नॉर्वे, रूस, सॉरी, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, 5 को हो गया। उसके बाद छठा नंबर आता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। देखिए एकदम सीक्वेंस बनेगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, चीन। क्लियर। अब एक बार सब मन में ही 11 का 11 बोल लीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही आप लोग बोल लीजिएगा मन में। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, 5 को पहले तोड़ दीजिए। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, ये 5 को टूट गया। आगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, सॉरी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिका, फिर न्यूजीलैंड, फिर चीन। ये 11 खत्म। एक बार और बोल लीजिएगा मन ही मन में, उसके बाद सही हो जाएगा। अब कहता है कि 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत जो है विश्व में 16वें नंबर पे। भारत का स्थान कितना है? 16 नंबर पे है। भारत का जो है तटीय लंबाई 7500 किलोमीटर लगभग है, 7506 के आसपास में आता है। तो एवरेज 7500 किलोमीटर, और तटीय देशों में सबसे बड़ा तटीय देशों में हमारा 16वें नंबर पे है। टॉप 10 कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और चीन। देखिए हमको याद हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे आइए। अच्छा एक बार सब अपने से बोलिए, मतलब जोर से बोलिए, एक बार फ्री है सब बोलिए। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, चीन। हाँ चलिए सब बोलिए, सब पास पड़ोस के सुना सुना के बोल लीजिएगा। गूंग बनल रहिएगा तो ये सब नहीं याद होगा, ये सब बोले से रट्टे से याद होता है, ठीक है। सर हमको तो लगता है हम इतना चिल्लाते हैं सबको सुनाई देता हाँ इतना चिल्लाना है कि पड़ोस वाला भी फ्री में पढ़ ले, जैसे मेरे साथ होता है। मेरा पड़ोस वैसे ही पढ़ता है। आगे आइए। कहता है कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। ये भी मतलब हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। महासागर का जो है सबसे अधिक तापमान जो होता है वो अगस्त के महीना में, मतलब अभी था हाल फिलहाल में, ठीक है। और न्यूनतम कब होता है? फरवरी में, यानी कि ठंडा के आसपास में। फिर कहता है कि आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ा ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है? आकार में अंतर, मतलब ये अटलांटिक का और प्रशांत का दोनों का आकार अलग अलग है। तो वही कह रहा है कि आकार में जो अंतर होता है ना, उसके कारण अटलांटिक महासागर की जो वार्षिक तापांतर है वो प्रशांत महासागर से कहीं अधिक है। यानी कि जब हमसे प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से किस महासागर की वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, तो अटलांटिक महासागर का, ठीक है। या फिर कह देंगे, क्या पूछेगा कि प्रशांत महासागर की अपेक्षा किस महासागर की वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, तो अटलांटिक महासागर का। तापांतर का मतलब होता है ताप का अंतर, ठीक है, टेम्परेचर में जो डिफरेंस रहता है उसको। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होगा, होने का कारण भी है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग कितना प्रतिशत जल है? जल्दी बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना? 60%। जबकि दक्षिण गोलार्ध में पानी कितना? 80% है ना, लगभग 81%। तो वही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर क्या है? स्थल है ना। वो चाहे उत्तरी अमेरिका का हो जाए, फिर यूरोप का हिस्सा हो जाए, चाहे फिर हमारा अफ्रीका का कुछ हिस्सा हो जाए, फिर एशिया का हिस्सा हो जाए, ये सब क्या है? ऊपर में ही है। और ऊपर में स्थल है, यानी कि स्थल है तो गर्म रहेगा ही। तो इसलिए उत्तरी अमेरिका क्या, उत्तरी गोलार्ध क्या है, उसकी जो तापांतर है वो दक्षिण गोलार्ध से ज़्यादा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ जो है आर्कटिक का है, नॉर्थ अटलांटिक, इट्स आर्कटिक। और आर्कटिक का कौन सा? साइबेरियन शेल्फ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। और साइबेरिया हम रूस के किस प्रांत को कहते हैं? यूरोप की एशिया?
एशिया, रूस के एशिया वाला भाग को हम साइबेरिया कहते हैं। और साइबेरिया जो है वो आर्कटिक महासागर के हिस्सा का है, जो कि सबसे बड़ा महासागरीय शेल्फ बनाता है। ये बड़ा बेहतरीन इसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है। जलमंडल आगे का जो 3-4 चैप्टर है बड़ा बेहतरीन बेहतरीन है। ज़रा नैन मटक्का कम कीजिएगा, आवागमन कम कीजिएगा, जब आइएगा तो स्थिर से बने रहिएगा, ठीक है। बहुत सारा को देखते हैं, बहुत आवागमन करते हैं, कहियो नानी घर, कहियो दादी घर, कहियो नानी घर, कहियो दादी घर। तो नानी दादी के बीच में पड़ जी तो ससुराल ना, तो सास और ससुर दोनों रोटी बेलवाते रहेंगे और दामाद जी को बुलाते रहेंगे, ठीक है। तो दामाद और बहू दोनों को कह रहे हैं बीच में ससुराल ना पड़े दीजिएगा, नानी घर और दादी घर कम आवागमन कीजिए, बहुत सब आवाजाही करते हैं। अब देखिए क्या कहता है, कुछ महत्वपूर्ण गर्त है जो कि जिसमें से सबसे बड़ा गर्त है मेरियाना गर्त, यानी कि जिसे हम ट्रेंच कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच। अब देखिए इसमें से जो हम लोगों को याद रखना है, गर्त याद रखना है और किस महासागर में है जो याद रखना है। मुख्यतः एकाग होके जो मेरियाना गर्त है उसका लंबाई यानी कि मीटर गहराई पूछ लेता है तो वो याद रखेंगे, बाकी किसी को याद रखने की वैसी ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी हम याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी अगर हमसे ये पूछ ले, सीक्वेंस लगाने के लिए दे दे कि मेरियाना सब बढ़ते क्रम में लगाओ, घटते क्रम में लगाओ, इसलिए। तो देखिए सबसे पहला क्या कहता है, मेरियाना गर्त जो कि 11,022 किलोमीटर है, ये सबको याद रखिएगा हमेशा के लिए, और ये प्रशांत महासागर में। दूसरा है टोंगा जलप्रपात, सॉरी टोंगा गर्त। टोंगा गर्त क्या है, तो 9,000 मीटर इसकी गहराई है प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ जो है ये पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब सेट वगैरह में हम देखे हैं। तो मिंडनाओ गर्त जो है ये 10,500 मीटर है, ये भी प्रशांत महासागर में। यानी कि हमको यहाँ पर से ये समझ में आया कि 3 गो गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में। कौन कौन सा, मेरियाना गर्त, मेरियाना, मिंडनाओ, देखिए मेरियाना, मिंडनाओ और टोंगा, 3 गो गर्त हमको एक साथ मिला और ये तीनों जो है सीक्वेंस में लगा लीजिए, ये सबसे बड़ा है यानी कि गहराई में। मेरियाना, फिर मिंडनाओ, फिर टोंगो, ठीक है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। उसके बाद आता है प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको जो कि 8,392 मीटर की गहराई है, अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी द्वीप समूह में है। प्यूरिटो रिको कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। रोम से गर्त कहाँ है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ये भी ध्यान दीजिए दक्षिणी अटलांटिक में, और 7,254 मीटर। और एक सुंडा गर्त है जो कि हमारा हिंद महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में आता है, जावा द्वीप पर 8,152 मीटर। यानी कि यहाँ पर 6 गो गर्त दिया है, जिसमें से 3 हमारा प्रशांत महासागर, मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा। सब अब बोलिएगा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे सब अभी पहले मन ही मन बोलिएगा, उसके बाद जब बोलेंगे तब साथ में बोलिएगा। जितना बार अभी हम रिपीट करेंगे सब अपने से मन ही मन बोलते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा आप मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा बोलेंगे, मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा। हाँ, मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा, ये 3 गो जो है हमारा प्रशांत महासागर में है। मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा प्रशांत महासागर में है, ये 3 गो हो गया। और ये मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा, ये तीनों गहराई के अनुसार सबसे बड़ा से छोटा की ओर है। सबसे बड़ा मेरियाना, फिर मिंडनाओ, फिर टोंगा, ठीक है। टॉप 3 आपका हो गया। उसके बाद देखिए प्यूरिटो रिको, बोलिएगा प्यूरिटो रिको, सुंडा, रोमसे, प्यूरिटो रिको, सुंडा, रोमसे, प्यूरिटो रिको, सुंडा, रोमसे, प्यूरिटो रिको, सुंडा, रोमसे। हाँ, प्यूरिटो रिको को हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं, मतलब ये है। फिर सुंडा हमारा हिंद महासागर में है, सुंडा सबको पता होगा इंडोनेशिया वाला हिस्सा में पड़ता है, यानी कि इंडोनेशिया हिंद महासागर में, तो याद रखे की ज़रूरत नहीं उतना अगर आपको पता होगा तो। फिर रोम से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हम इस सब चीज़ को इसलिए इतना रिपीट करा दे रहे हैं और याद करा दे रहे हैं क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए दोबारा रिवीजन का टाइम नहीं है, ठीक है। और ये अगर एक बार याद हो गया तो लाइफ टाइम हमेशा फिर आपको याद ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खाली एक बार देख लीजिएगा तो नज़रिया गुजर जाएगा, तो नज़रिया बन जाएगा, ठीक है। नज़र गुजरेगा तो नज़ारा बदलेगा, इसलिए अभी नज़रिया लगाइए तो नज़ारा बदल जाएगा अपने। बात समझ गया, एक बार आप सब बोलिएगा ज़ोर ज़ोर से, मेरे पास आवाज़ आना चाहिए सबका। बोलेंगे मेरियाना ट्रेंच,
नहीं, अभी सीक्वेंस खाली बोलिएगा, वो कहाँ है वो हम बाद में करेंगे, पहले सीक्वेंस बोलिएगा। मेरियाना, बोलिए जल्दी। मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा, टोंगा, प्यूरिटोरिको, सुंडा, रोमसे, रोमसे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेरियाना, मिंडनाओ, मिंडनाओ, टोंगा, टोंगा, प्यूरोटोरिको, सुंडा, रोमसे, रोमसे। हाँ, अब आइएगा स्थिति में। हम बोलेंगे गर्त, आप लोग कहाँ है जो बताएंगे। मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, सब बोलते रहेंगे। जो गोंग है वो काने में बोलिएगा अपने अपने, मगर बोलिएगा ज़रूर, बता दे रहे हैं पहले। और जिस दिन पूछ लिए ना बताए तो उस दिन 1 सप्ताह के लिए क्लास बंद आप लोग का पूरा। मेरियाना, प्रशांत महासागर, मिंडनाओ, प्रशांत महासागर, टोंगा, प्रशांत महासागर, प्यूरिटोरिको, अटलांटिक महासागर, सुंडा, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर, रोमसे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, मिंडनाओ, प्रशांत महासागर, टोंगा, प्रशांत महासागर, रोमसे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, सुंडा, हिंद महासागर, प्यूरिटोरिको, अटलांटिक महासागर। हाँ, पश्चिमी द्वीप समूह। याद रह जाएगा सबको? ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक आध दिन हम शाम वाला क्लास में फिर इसको पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो न बताए तब फिर पूछते हैं। ठीक है, मेरियाना गर्त सुन लिया, एक बार आप खाली सुन लीजिए, मन मन आप लोग बोलिएगा, हम बोलते हैं, आप लोग मन ही मन इमेजिन कीजिएगा। मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर, मिंडनाओ, प्रशांत महासागर। हम बीच में 1 आध सेकंड का टाइम देंगे, उस समय आप लोग सोचिएगा। मिंडनाओ हो गया, प्रशांत महासागर। टोंगा, प्रशांत महासागर। प्यूरिटोरिको, अटलांटिक महासागर। सुंडा, हिंद महासागर। और एक बच गया रोम से, जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर। अब उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा। बैठे बैठे जन्ने रहिएगा और जेपरी सोचते रहिएगा। नोट में क्या दिया है कि वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही है, लगभग 57 वो गर्त है। 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर, 9 हिंद महासागर में। अब आइए दूसरे साइड चलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश बताइएगा जल्दी से। तीसरा सबसे बड़ा तटीय। इंडोनेशिया। हाँ, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस। टॉप 5 तो एकदम सबके मुंह पे एकदम होना चाहिए हमेशा। जखनी पूछ दे जखनी है बोलना है गुरुजी तीसरा कोची पूछ रहे हैं, पाँचों बताते हैं, कोची बताइएगा। तो कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, है ना? याद रहेगा ना? देखिए देखिए, एगो हम ट्रिक बतावे, पता ना समझ में आएगा कि ना आएगा। देखिए, कनाडा नॉर्वे से काना बनाइए, काना। ठीक है, कनाडा नॉर्वे से काना। इंडोनेशिया से ई निकालिए, इंडोनेशिया से ई। ठीक है, काना ई रू से फिर, काना ई रू से फिर। काना से का से कनाडा, ना से नॉर्वे, ई से इंडोनेशिया, रूस से रूस, फिर से फिलीपींस। काम खत्म हो गया टॉप 5 का। काना इरू से फिर, कितना बढ़िया आ गया, काना इरू से फिर। क्या बात है, देखे। मैंने मेरा तारीफ कीजिए जल्दी से।
बहुत अच्छा है सर, कभी बना ही नहीं सकते थे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। देखे, बाकी सबके तो तारीफ करे में शर्म आता है, कोई नहीं मेरा तारीफ करता। अब ना ट्रिक बनाएंगे, जाइए। हाँ तो ये याद हो गया, आप ना बनाइए। चलिए आगे देखिएगा क्या कहता है कि महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधन के स्रोत बनते हैं। ये क्या कह रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, सर का ज्यादा अच्छा था, सर के जैसा कोई नहीं सोच सकता। चलिए ये बताइएगा कि सबसे बड़ा जो महाद्वीपीय शेल्फ था कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है अटलांटिक नहीं, आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। तो वही कह रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक अगर प्राप्त स्थूल तलछटी, स्थूल मतलब होता है स्थिर, ठीक है, जो तलछटी बन जाएगा ना वो अवसाद क्या होता है, जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। नोट में क्या लिखा है कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। क्या कह रहा है? महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले स्थलों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नोट वाला प्रश्न पूछेगा, ये पूछता है कब, पूरा डिटेल लिख देगा महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में, या फिर कथनात्मक रूप से 4 गो कथन दे देगा। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता, मतलब फैला हुआ जो महाद्वीप होता है ना उसका सबसे अंतिम सीमा का जहाँ पे अंत होता है उसको सीमांत कहते हैं। तो जहाँ पर उस महाद्वीप का, फैले हुए महाद्वीप का सीमांत होता है वहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ होता है। फिर कहता है कि अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, उथले और छिछले दो तरह का होता है, ठीक है, उथले और छिछले दो तरह का होता है। तो जिसमें उथले क्या कह रहा है कि समुद्र जो है उथला हुआ और खाड़ी से घिरा हुआ रहेगा वो। फिर कहता है शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल, तीव्र ढाल मतलब एकदम पूरा नीचे की ओर एकदम तिरछा, सुई के नोक जैसा एकदम तिरछा, ठीक है, तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। महाद्वीपीय शेल्फ की जो औसत प्रवणता है वो 1 डिग्री या उससे कम होता है। फिर कहता है कि महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होता है। ये वाला ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, 35 लिखा रहेगा। और जैसे परसेंट लगाते हैं ना, परसेंट में ये गो जीरो रहता है ना, और जब ये 2 गो जीरो लगा देगा तो समझिएगा 1000 लिखा हुआ है, प्रति हजार। बात समझ रहे हैं? जैसे प्रतिशत बोलते हैं ना, शत मतलब 100 होता है, तो वही प्रतिशत, इसी तरह से ये हो जाएगा प्रति हजार। 2 गो जीरो लगा रहेगा परसेंट वाला साइन पे 2 गो, तब आगे आगे आइएगा। उसके बाद कहता है कि नोट में क्या दिया है कि 24.7 प्रति हजार, देखिए दिया है ना, 24.7 प्रति हजार की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। यानी कि खारा जल जो है 24.7 प्रति हजार तक होता है। अब आ गया, ये क्या कहता है, कहता है कि सामान्य खारेपान वाले स्थानों की को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन आइसोहेलाइन कहते हैं। याद रख लीजिएगा, आइसोहेलाइन क्या है, समान खारेपन यानी कि लवन वाला जो स्थान रहेगा उसको काल्पनिक रेखा होता है। ये भी याद रखिएगा, काल्पनिक रेखा होता है, मतलब इमेजिनरी कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे घुसाएंगे तो ये रेखा एक खींच जाएगा खारे पानी का। फिर कहता है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सबसे अधिक लवणता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अक्षांश में 20 से 40 डिग्री, जबकि दक्षिणी अक्षांश में 10 से 30 डिग्री के बीच में सर्वाधिक लवणता होता है।
तुर्की का बॉन झील की लवणता सबसे अधिक है 333 प्रति हजार है, जबकि दूसरा मृत सागर 238 प्रति हजार है। याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक लवण जो है तुर्की का बॉन झील और मृत सागर 238 प्रति हजार दूसरे नंबर पे। फिर कहता है कि लवणता जो है साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है में या तीव्रता से बढ़ती है। क्या लवणता जो है साधारणतः मतलब जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ना वैसे वैसे वो बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं बढ़ता है, उस बढ़ोतरी को हम हैलोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोक्लाइन कहते हैं। और यह तीव्रता बढ़ती जाती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उनके घनत्व को बढ़ाती है। कथनात्मक प्रश्न ये सब बहुत बेहतरीन है कि समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ा देता है। ठीक है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, यानी कि जिस पानी का लवण सर्वाधिक होगा वो साधारण जल के नीचे रहेगा। यानी कि समुद्र की जल हमारे नॉर्मल वाटर से उसकी लवणता अधिक होने के कारण वो नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि लवणता बढ़ती है तो घनत्व बढ़ता है, और जिसका घनत्व बढ़ेगा वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इससे उसको याद रखेंगे। कहता है कि भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। डायरेक्ट याद रखिएगा, आपसे यही पूछेगा कि भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण अधिक होती है, तो हम कह देंगे उच्च वाष्पीकरण के कारण। ज़्यादा उसमें वेपराइजेशन होगा तो ज़्यादा लवण होगा उसका। आगे आइए, कहता क्या है कि गाइऑट पॉइंट है कि गाइऑट जो है सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गाइऑट कहते हैं। क्या समझ रहे हैं? गाइऑट क्या है कि तो सपाट शीर्ष जो रहेगा ना समुद्री पर्वत, सपाट मतलब जैसे पहाड़ पठार होता था ना, पठार का ऊपर की चोटी सपाट होता है, उसी तरह से जो समुद्री पर्वत होता है उसकी अगर ऊपर की चोटी जो है सपाट रहे मतलब चपटा रहे तो क्या कहलाएगा? गाइऑट कहलाएगा। क्लियर है? गाइऑट कहला जाएगा समुद्र की पर्वतों की सबसे ऊपर की सपाट चोटी। कहता है कि प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है ना। अब ये यहाँ पर हम एक और चीज़ क्या याद रख लेंगे? गुआम द्वीप। मेरियाना गर्त किस द्वीप में है? तो प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई गहराई लगभग 11 किलोमीटर यानी कि 11,022 मीटर है। और इसी मेरियाना ट्रेंच को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? हम लोग क्या पढ़े थे? 6 प्रकार के गर्त पढ़े थे। मेरियाना, मिंडनाओ, टोंगा, प्योर्टो रिको, सुंडा और रोमेसे। उन 6 गर्त में कहता क्या है कि सबसे गहरा जो गर्त है वह है ग्वाम द्वीप के अंतर्गत मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर में के समीप गुआम द्वीप में स्थित मेरियाना गर्त को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जिसकी कुल गहराई लगभग 11 किलोमीटर या 11,022 मीटर होता है। इतना हम लोग याद रखेंगे। हम सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप भुलाए ना, और भुलाने के साथ साथ आप फिर इसको हमेशा याद रखे रहें। ठीक है, आगे आइए। सोल क्या कहता है? कहता है कि जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाती है, और यह प्रवाल से बना नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जलमग्न उत्थान मतलब जल से भरा हुआ, मतलब पूरा जल है, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो ऊंचा हुआ स्थान रहेगा ना जहाँ पर जल की गहराई छिछली होती है मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, जब जल की गहराई छिछली होगी तो क्या कहलाएगा? सोल कहलाएगा। सोल समझते? जूता के अंदर एगो सोल रहता है, जूतवा में रहता है ना जी। सोल मतलब मिट्टी ना सर? हाँ, सोल मतलब मिट्टी। जूतवा में जो रहता है नीचे वाला को क्या कहते हैं? सोले ना कहते हैं। हाँ सर, उसको भी कहते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या है कि सोल बोलते हैं। उसको स्वाइल बोलते हैं। अच्छा, वो उसका बात कर रहे थे, वो स्वाइल होता है। SOI है, ये सोल है। SHOL वाला, सलजम वाला स है, स।
हाँ, तो क्या कह रहा था कि जलमग्न उत्थान का वह भाग, यानी कि जल से भरा हुआ वो भाग जो क्या हो, उसकी गहराई छिछली हो, मतलब हल्का फुल्का हो। हल्का फुल्का गहराई रहेगा ना, उसको हम सोल कहते हैं। नहीं देखते जुतवा के सोल जो रहता है उसमें हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा ऊपर गोटी बनावल रहता है ताकि वो फिसलन ना करे। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको खोज के दे दिए। सर। रहता है ना, सोल क्या रहता है, सोल में देखिएगा जूता में एकदम नीचे जब हम लोग खरीदते हैं जूता तो ग्रिप, उसका नीचे का ग्रिप जिसको ग्रिप बोलते हैं, सोल बोलते हैं। देखते हैं कि हाँ, स्लिपिंग कि स्लिप ज़्यादा नहीं होगा। स्लिप तो नहीं करेगा ना। हाँ, तो वही ठीक है। और उसको देखते हैं, अब फिर उसी के अनुसार कहते हैं हाँ ये इससे इसको पहन के दौड़ेंगे तो बड़ा तेज़ भागेंगे, पनियों में चलेंगे तो नहीं फिसलेगा, पकों पर चलेंगे तो नहीं फिसलेगा, है ना। तो ये सोल क्या है, हल्की हल्की गहराई, छिछली गहराई जो रहता है वो क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। अब जब जूता चप्पल पहने जाइएगा ना तो सोल के याद आवे तो कहिएगा कि गुरुजी तो एक और बात बताए थे। कौन सी बताए थे, हाँ तो बोले थे कि जलमग्न उत्थान का वह स्थान जहाँ पर जल की गहराई छिछली हो, मतलब हल्का हल्का गहरा हो। हाँ, उसी को तो गुरुजी सोल बोले थे, ठीक ना। कभी छुट्टी होगा ना तो जब सब अपना अपना जूता चप्पल पहन के जाइएगा तो वो याद करते जाइएगा कि गुरुजी सोल का मतलब क्या बताए थे। आइए, फिर कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, कल के क्लास में। कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी, तो वह है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि क्वींसलैंड के समीप स्थित है। और इतने से काम ना चलेगा, हम कुछ और याद करने बोले थे। हम बोले थे आप लोग को कि ये तो सबको याद है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है ना। और ये भी हम याद करने बोले थे कि क्वींसलैंड राज्य में है, मगर हम दिशा भी याद करने बोले थे। कौन सा दिशा, जल्दी बताइए। हाँ, उत्तर पूर्वी दिशा, है ना। तो हम लोग ये 4 को प्रश्न याद रखेंगे। कौन कौन याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में है, क्वींसलैंड राज्य में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो ऐसे नॉर्मली कहेगा तो पूर्वी भाग, ठीक है। नॉर्मली कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के अनुसार पूर्वी भाग, और जब ये क्या बोलते हैं क्वींसलैंड के अनुसार कहेगा तो उत्तर पूर्वी भाग। और उसके बाद और क्या याद रखेंगे कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा होता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ होता है, जो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर पाया जाता है। बात समझ गए। और ये कैसे बना होता है, तो अस्थि पंजर से बना होता है। हाँ, पूछा था, ठीक है। अस्थि पंजर से यानी कि कोरल से बना होता है। इतना हम लोग याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ से। कोई कहेगा खाली ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है तो आप कहिएगा हट, अब पते ना हो, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो कोरल से बनल है। इतना याद रख है। कौन तोरा पढ़ा दिल को खाली ऑस्ट्रेलिया में है, एकदम सीधे कहिएगा, तोरा ना याद हो ना पता हो। सुन हम बतवैया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो कोरल से बनल है। इतना याद रखी हैं, कहियो ना भूलई माँ। मेरा से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछा हो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक ना, तो काम बन जाएगा। क्या 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 सर? हैं, क्या बोले, कुछ नहीं सर, फिर समझ में आ गया। चलिए ठीक है। हाँ, तब आइए आगे करते हैं क्या कहता है। कहाँ पर थे हम लोग। हाँ, कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और देखिएगा और पॉइंट क्या जुड़ गया कि प्रशांत महासागर में है। तो कहेंगे अरे मर्दे और तो भुलाइए के लिए, रुक 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 एक और बतवाइए ग्रेट बैरियर रीफ से। सुन फिर से बोला, ग्रेट बैरियर रीफ ना ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो कोरल से बनल है। आ ई ना प्रशांत महासागर में है। येहू एगो याद रखिए, हमारा गुरुजी बाद में बतेलखुन, तो तोरो बाद में बता देंगे, ठीक ना। तो के गो क्वेश्चन बना, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ से अब क्वेश्चन देते हैं आपको। सबसे पहला ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ, तो क्वींसलैंड राज्य में। 2 गो क्वेश्चन गिनिएगा, किस तट पर, उत्तर पूर्वी तट पर। 3 गो, कैसा है, तो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। 4 गो, किससे बना है, तो कोरल से बना है। 5 गो, किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। 6 गो क्वेश्चन हम एगो लाइन में दे दिए हैं,
ठीक है, अब बाकी आपका काम। अब आइए, यहाँ तक हो गया हमारा समाप्त। अब प्रशांत महासागर पढ़ते, यानी कि अब एक का करके महासागर के बारे में कुछ न कुछ चर्चा करेगा। देखते हैं क्या कहता है। इसको यहीं पे रहने देते, ठीक है। प्रशांत महासागर को हम लोग कल कर लेंगे, यानी कि आगे का जो महासागर है उसको डिटेल में कल कर लेंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये चारों महासागर कल एक साथ हो जाएगा। और चाहते तो न याद करवाते आप लोग को, तब तक पारे था, मगर हमको लगा कि याद करना बहुत ज़रूरी है, करवाना ज़रूरी है। कम पढ़ो मगर परफेक्ट पढ़ो। कुछ छूट गया है क्या ऊपर में? अच्छा, विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाला देश, हाँ देखिएगा उधर जो हम लोग पढ़े थे वो था 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश। बॉक्स में क्या दिया है कि विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाला देश, यानी कि अब क्षेत्रफल है, उधर 10 जो हम पढ़े थे वो तटीय सीमा था, ठीक है। तटीय सीमा बोले तो समुद्र से लगा हुआ, महासागर से लगा हुआ, जिसमें हम पढ़े थे कानाई, रुसलव, फिर, ठीक ना। अब इधर क्या है कि कनाडा है, फिर रूस है, यहाँ पर क्या है विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाला देश है, देश का नाम याद रखना। उधर सीमा वाला था, इधर देश है। तो कनाडा है, उसके बाद रूस है, फिर अमेरिका है, चौथा नंबर पे अपना भारत है, पांचवा चीन है, छठा ईरान है, सातवां इथियोपिया, आठवां कोलंबिया, नौवां इंडोनेशिया और 10वां कांगो, ठीक है। और क्या कहता है कि इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है। किसका किसका ये स्टार मार्क किसका दिया? कनाडा का। कनाडा का जो है कि कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है कनाडा का, यानी कि सबसे ज़्यादा। और नोट में क्या दिया है कि यहाँ किसी भी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि। अच्छा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जो जल के अनुसार जो क्षेत्रफल है ना, इसमें सिर्फ समुद्र ही नहीं है, नदी, तालाब, झरना, पोखर, झील, ये सभी को मिला करके ये 10 को निर्धारित किया गया है। तो हम लोग ऊपर के 5 को तो बिल्कुल याद रखेंगे। कौन कौन सा? कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, ठीक है। बोलिएगा कनाडा, कनाडा सर, कनाडा, रूस, रूस, यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसए, भारत, फिर चीन, ठीक है। फिर से कनाडा, भारत सर, चीन, कनाडा, कनाडा सर, रूस, रूस सर, अमेरिका, अमेरिका सर, भारत, भारत, चीन, ठीक है। 5 को चीन शुरू, सर, ऊपर के 5 को तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, याद कीजिएगा। कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, एक फ्लो में बोलिएगा, एकदम फ्लो में। कनाडा, रूस, सर अमेरिका, कनाडा भारत, उसके चीन, बाद क्या? हाँ ठीक है। कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, ठीक है। काना, रूसा कनाडा, रूस, और अमेरिका, भारत, चीन। भारत, चीन, ठीक है। 3 गो के तो बनता है, कनाडा, रूसा और भारत भागा, चीन छूट जाता यस है। सर, काना, रूसा और भारत भागा, ये चीन, चीन चौथा छूट, पांचवा छूट जाता है। 4 गो का तो ट्रिक बन गया, काना, रूसा और नहीं सर, भारत भागा। कनाडा, रूसा, भागा, चीन। नहीं नहीं, फिर अमेरिका छूट जाएगा। कनाडा, रूसा और भागा, चीन, हाँ ये हो सकता है, काना, रूसा और भारत भागा, चीन। चलिए, जिस भी तरह से याद होता है याद रख लीजिएगा। कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन। बाकी नीचे के जो 5 है, ईरान, इथियोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया और कांगो, ये हमारा 10 हो गया, जो कि जल क्षेत्रफल वाला। उधर 10 जो हम लोग पढ़े थे वो तटीय सीमा वाला सर था। हाँ एक पता है, हाँ, कनाडा, रूसा, अमेरिका से और भागा, चीन। वो तो फिर नाम याद रखे पड़ जाएगा ना, नाम याद नहीं रखना, वही छोड़ना है। ट्रिक का मतलब नाम नहीं होता है, ट्रिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसा अटपटा सा नाम जो कि हम अपने आसपास सोचते हैं, देखते हैं उसको। हमार जितना ट्रिक हुआ देखिएगा वो सब वैसन के रहता है, आलतू फालतू वाला, जरा से हमारा डेली भेंटा मुलाकात होता है वैसन वैसन ट्रिक नहीं से सर, आपका सोचते हैं। बहुत अच्छा रहा। ट्रिक का मतलब होता है जिससे हम सबसे चारों अच्छा तरफ आपका घिरा है। पतरकी वाला था सर, जो टॉप की थी। हाँ। टंच है दोनों पटर की, पतर की।
सर तटीय मतलब क्या, समझ तटीय, नहीं पा रहे हैं। अरे तटीय मतलब जो समुद्र से समुद्र से कोस्टल सटा एरिया जी, कोस्टल एरिया। तो हमको तो लगता है कि तटीय में रूस सबसे ज्यादा है यार, मैप में देख रहे हैं तो कनाडा तो कम ना पास ही ना है। ना 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 जल ना। जल से मानते हैं कि कनाडा ठीक है, हाँ। जल क्षेत्र से लग रहा है कनाडा, उसके वैसे बाद रूस है। वैसे नहीं ना देखना है, नोट क्या पढ़े, नोट नीचे पढ़े, नोट में क्या लिखल है, नदी हाँ, कुछ झरना उसमें झील दिया है तालाब। ना, लंबाई भारत विश्व का 16वां स्थान। नहीं नहीं, इसमें नहीं, जो अभी विश्व का 10 क्षेत्रफल वाला देश पढ़ रहे हैं, उसमें जाके नीचे देखिए तो नोट में लिखल है कुछ, पढ़िए उसको। देखिए, नहीं दिखा, नीचे लिखल है नदी झरना झील तालाब, उस सभी को जोड़ करके साइबेरिया वाला रूस वाला में देखिए तो कितना झील है तालाब है ना, मतलब झीलें खाली नॉर्मल देखिए ना भाई नहीं दिखेगा, मगर वही कनाडा में आइए तो आपको ग्रेट स्लैब झील दिखेगा, अथाबास्का झील दिखेगा, ग्रेट बियर झील दिखेगा, ह्यूरॉन झील दिखेगा, विनीपेग झील दिखेगा, फिर इन्हें मैकेंजी वाला नदी दिखेगा, बहुत बड़का बड़का को दिखेगा आपको, हडसन खाड़ी दिखेगा आपको, उधर बेफिन की खाड़ी दिखेगा, ब्यूफोर्ट सागर दिखेगा, बहुत सारा आपको कनाडा तरफ मिलेगा, ठीक है, इसलिए वैसा अच्छा, है। अब क्लियर हुआ सर कि मतलब तटीय का मतलब हुआ कि जो भी महासागर है उससे, तटीय का मतलब हो और गया जो जल बाहर से हुआ बाहर, ना कि हाँ, और जल के मतलब हाँ उसके जल से हुआ अंदर ना कि जो है। जितना छोटा मोटा सब झील है ना आसपास सबको हाँ जोड़ा है ना। हाँ, वही डिफरेंस हाँ, है, ठीक है। तब ठीक है सर। चलिए, हाँ, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे महासागर को, महासागर बेहतरीन रहेगा क्योंकि महासागर से भी प्रश्न बनता है, तो कल भी आप लोग, कल यानी कि जो भी क्लास होगा, कल तो शायद संडे है, फिर भी प्रयास करेंगे कल क्लास कराने के लिए, क्योंकि 5 तारीख को क्लास आपका बंद रहेगा, टीचर डे है उस दिन, ठीक है। तो कल प्रयास करेंगे, अगर क्लास संभव हो सका तो करा देंगे 1 आध घंटा, ठीक ना। बाकी देखते हैं, बाकी कल का मूड कल बताएंगे, संडे आता तो फिर मेरा मूडे बदल जाता। चलिए, अभी पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, आज की क्लास को ये इसको यहीं पर रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आप सभी दोस्तों को अभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।